तो इस वीडियो में हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। अभी हम गुप्त वंश और वाकाटक की बात कर रहे हैं, यानी कि इस चैप्टर में ले रहे हैं। तो अब समुद्रगुप्त के विषय में। समुद्रगुप्त भारत के महान शासकों में उसकी गणना की जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा। माँ कुमार देवी लिच्छवी वंश से जो संबंध रखती थी। बचपन के विषय में कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन इतना पता चलता है कि अपने पिता के साथ वो युद्धों में जाया करता था। और इसी के साथ साथ ये माना जाता है कि समुद्रगुप्त, हालांकि चंद्रगुप्त भी बहुत ही शक्तिशाली और वीर साहसी शासक था, लेकिन समुद्रगुप्त अपने पिता से भी कहीं आगे था। उसने समस्त उत्तर तथा दक्षिण भारत को जीता और इसी के साथ साथ उसने भारत अपना साम्राज्य को विस्तृत करने के साथ साथ उसको सुदृढ़ता भी प्रदान की। उसकी विजयों के कारण उसको भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो समुद्रगुप्त ने 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे उसकी विजयों के बारे में। जन्मजात योद्धा, पिता की भांति साम्राज्य विस्तार में विश्वास रखता था। अपने कार्यकाल में उसने लगभग 100 युद्धों में उसने भाग लिया। और हरिसेन का जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, वह उससे उसकी विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। उसकी विजयों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक है उसकी आर्यावर्त या उत्तर भारत की विजय और दूसरी है उसकी दक्षिण भारत की विजय। इसके अतिरिक्त उसने कुछ अन्य राज्यों को भी जीता। तो समुद्रगुप्त की विजयों में समुद्रगुप्त जब गद्दी पर बैठा तो बैठते ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना उसने शुरू कर दिया। पहले हम आर्यावर्त या उत्तर भारत की विजयों के बारे में बात करेंगे। आर्यावर्त की पहली लड़ाई, हरिसेन का जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, वहाँ से उसकी इस विजयों का पता चलता है। इलाहाबाद प्रशस्ति की 13वीं पंक्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त की सबसे पहले जो लड़ाई है वो आर्यावर्त के 4 राजाओं से हुई, जिनमें 3 अच्युत, नागसेन, गणपति नाग, जो कि नाग वंश से संबंध रखता था। चौथे राजा का पता नहीं चलता है। घोष शब्द जहाँ स्तंभ लेख पर लिखा हुआ है। तो 4 राजाओं के साथ जो है ये इलाहाबाद में कौशाम्बी के निकट ये लड़ाई हुई और इस युद्ध में चारों ही राजा हार गए और इनके राज्यों को समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। फिर आर्यावर्त की दूसरी लड़ाई, समुद्रगुप्त पहली लड़ाई के पश्चात दक्षिण भारत को जीतने के लिए चला गया। तो 9 राजा जो थे उसने दक्षिण भारत के एक बार उसने पराजित किए। और 21वीं पंक्ति जो इलाहाबाद स्तंभ लेख की है उससे पता चलता है। और ये कहा जाता है कि अब क्या हुआ कि आर्यावर्त के उसने 9 राजाओं को हराया, जिसमें नागसेन, गणपति नाग, अच्युत आदि ये अपने हार का बदला लेना चाहते थे। और इन्होंने क्या किया कि कुछ राजाओं का संघ बनाया। 9 राजा ये इकट्ठे हो गए और इस तरह से इन्होंने समुद्रगुप्त के विरुद्ध इस संघ ने जो है अब लड़ाई करनी शुरू कर दी। 9 राजाओं का एक संघ बनाकर, जिसमें कि रुद्रदेव, मातिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, नागसेन, गणपति नाग, अच्युत, नंदिन, बलवर्मा इत्यादि जो है, अच्युत जो था बरेली पर, इसके अलावा नागसेन ग्वालियर, गणपति नाग मथुरा, मातिल बुलंदशहर, चंद्रवर्मन बंगाल, बालवर्मा असम, रुद्रदेव बुंदेलखंड, नंदी नाग मध्य भारत, नागदत्त मध्य प्रदेश पर शासन करता था। तो इन सब राजाओं को उसने हराया। इनके जो संघ था, एक जो गुट था इन्होंने बनाया था, उसको पराजित करके समुद्रगुप्त ने क्या किया, इनके राज्य के ऊपर अधिकार कर लिया। समुद्रगुप्त ने इसके अतिरिक्त राज्य को छीनने की नीति भी उसने अपनाई और कुछ राजाओं से उसने क्या किया कि उनके राज्य छीन लिए, जैसे पंजाब, कश्मीर, सिंध, गुजरात, पश्चिमी राजपूताना इत्यादि को छोड़कर उत्तर भारत में उसने जो गुप्त साम्राज्य था उसको विस्तृत किया। ये उसकी आर्यावर्त की बहुत ही सफलतम लड़ाई मानी जाती है। फिर है उसकी दक्षिण भारत की विजय। तो दक्षिण भारत को भी उसने जीता। दक्षिण भारत
के राजाओं को जीतने के लिए उसको मीलों लंबा जो सफ़र था वो करना पड़ा। ये कहा जाता है कि दक्षिण भारत को जीतने के लिए, जो इलाहाबाद प्रशस्ति की 19वीं 20वीं लाइन है वहीं से पता चलता है कि 800 मील लंबे अभियान में 3 वर्षों तक अपने सैनिकों का नेतृत्व उसने किया और भिन्न भिन्न शत्रुओं के साथ उसने लड़ाइयाँ लड़ी। एक भी लड़ाई में वह पराजित नहीं हुआ। तो 12 राजाओं को उसने हराया। कौशल का जो राजा था जिसका नाम था महेंद्र, मध्य प्रदेश के बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर आदि प्रदेशों के शासक समुद्रगुप्त ने उड़ीसा की ओर बढ़ा और महाकांतक का व्याध राजा उसको हराया। कुरला के शासक मंतराज को, शिष्टपुर के महेंद्रगिरी को, इसके पश्चात कोटूर गंजम के स्वामी दत्त, अरणपेल कलिंग के प्रदेश का राजा स्वामी दत्त राजा को शासक दमन को पराजित किया। समुद्रगुप्त की विजयों को देखकर कुछ शासकों ने एक संघ बनाया और समुद्रगुप्त के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया। तो कांची का विष्णु को, अवमुक्त का नीलराज, वेंगी का हस्तिवर्मन, पालवक का उग्रसेन, इनको भी उसने बुरी तरह से पराजित किया। इसके पश्चात वह पश्चिम की ओर मुड़ा। देवराष्ट्र सतारा के शासक कुबेर, कौस्थल्यपुर के शासक धनंजय को हराया। समुद्रगुप्त दक्षिण के शासकों को हराकर वापस राजधानी लौट आया। ये उसकी बहुत बड़ी विजय मानी जाती है। फिर इसके साथ साथ उसने जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, जो जंगली जातियां थीं, उनका भी उसने दमन किया। 18 जंगली जातियों और पहाड़ी राजाओं को उसने हराया। मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में जो रहती थी, इलाहाबाद प्रशस्ति से इसका पता चलता है। इसके साथ साथ उसने गणतंत्रीय राजाओं को भी पराजित किया। और ये 22वीं पंक्ति जो इलाहाबाद स्तंभ लेख की है वहाँ से पता चलता है। उसने मुद्रक, योध्या, अर्जुनायन, अभीर, काक, खरपरिक इत्यादि को भी उसने पराजित किया। इसके अतिरिक्त उसने जो सीमावर्ती राज्य थे, गणराज्य थे, उनको भी जीता। 22वीं पंक्ति से ही इस बात का पता चलता है, जिसमें समतट पूर्वी दक्षिणी बंगाल, कामरूप उत्तरी असम को कहा जाता है कामरूप, देवाक ढाका को, नेपाल व कर्तरीपुर पंजाब आदि के शासक शामिल थे। इन्होंने समुद्रगुप्त को हर वर्ष टैक्स देना स्वीकार किया। उसने इसके अतिरिक्त जो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली जहाँ पर प्रचलित थी, 9 राज्य थे, मालव, अर्जुनायन, यौध्या, मुद्रक, आभीर, प्राजुन, सनकानिक, काक, खरपरिक इत्यादि। इन्होंने जो भी ये राज्य थे या विभिन्न जातियाँ थी गणतंत्रीय, इनको पराजित किया और इन्होंने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। मालव का शासक राजस्थान पर, अर्जुनायन आगरा, अलवर तथा भरतपुर पर, योध्या पूर्वी पंजाब था उत्तर प्रदेश पर, मुद्रक शाक्कल यानी कि सियालकोट पर, आभीर राजपुताना, भिलासा तथा झांसी पर, प्राजुन मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर पर, सनकानिक उदयगिरी पर, खरपरिक दमोह के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। तो इन सब को उसने पराजित किया। फिर है विदेशों से संबंध। विदेशियों में अब शक, कुषाण इत्यादि को लिया जाता है। तो उसने श्रीलंका के राजा श्रीमेघवर्मन ने उसके समय में उसके समुद्रगुप्त के दरबार में अपना एक प्रतिनिधि उपहारों के साथ भेजा। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक को बौद्ध गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दी और मलाया द्वीप समूह, जावा, सुमात्रा आदि के शासकों ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया। उसने बहुत ही अच्छे संबंध जो थे स्थापित किए और इस तरह से अपने साम्राज्य को भरपूर उसने विस्तृत किया। फिर है उसका साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार की जहाँ तक बात करें तो उसने का जो साम्राज्य था उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में चंबल तक और उत्तर पश्चिम में चेनाब नदी तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। दक्षिण के 12 राजाओं ने उसकी अधीनता को स्वीकार किया। तो उस का जो राज्य था उसकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। उसने अश्वमेध यज्ञ किए और महाराजा धीराज की उपाधि भी उसने धारण की और इस अश्वमेध यज्ञ के उससे संबंधित जो सिक्के थे वो भी उसने जारी किए। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त
एज इंडियन नेपोलियन, समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन के रूप में। समुद्रगुप्त की सफलताओं को देखकर उसकी तुलना फ्रांस के शासक नेपोलियन से की जाती है। ये डॉक्टर वी एस स्मिथ ने उसको भारतीय नेपोलियन कहा है, लेकिन वास्तव में भारत के उन सम्राटों में से एक था समुद्रगुप्त, जिन्होंने महान विजयों के द्वारा विशाल साम्राज्य को खड़ा किया था। हालांकि यदि हम नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन तो युद्धों में पराजित भी हुआ, लेकिन समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जिसने किसी भी युद्ध में पराजय युद्ध को गले नहीं लगाया। आर्यावर्त के 9 और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया। नेपोलियन जिसको के महान शासक कहा जाता है, ट्रफालगर और वाटरलू के युद्धों में पराजित हुआ। वाटरलू के युद्ध के पश्चात नेपोलियन के कैदी का जीवन व्यतीत किया। लेकिन जहाँ तक समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने एक भी युद्ध में पराजय का मुंह नहीं देखा और ना ही उसको किसी भी प्रकार से बंदी बनाया गया। तो महान शासकों में उसकी गणना की जाती है। शायद इसलिए भी कहा जाता होगा उसको भारतीय नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन भी बड़ा वीर और साहसी था इसी के कारण। लेकिन जहाँ तक विजयों से संबंध से हम बात करें तो समुद्रगुप्त नेपोलियन बोनापार्ट से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था, कहीं ज़्यादा वीर और साहसी था। तो ये था समुद्रगुप्त का जीवन, जिसने 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया और बड़ी ही सफलतम तरीके से उसने शासन किया।